हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन वाई एकेडमी। और शाहू स्क्रीनिंग का जो स्टेट बोर्ड का पेपर होने वाला था, तो उसका पीसीएम का सेक्शन हो चुका है, वो मॉर्निंग में हुआ है। और उसके केमिस्ट्री पार्ट की बात करने के लिए फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं। अगर बात किया जाए पेपर का लेवल कैसा था, तो देखो वही था कि 20 में से हर बार कितना 10-11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं। जिस बच्चे ने स्टेट बोर्ड अच्छे से पढ़ा है या फिर अपना बोर्ड अच्छे से पढ़ा है वो आराम से कर सकता है। और 4 से 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं जिसमें थोड़ा सा और ज्ञान की जरूरत होती है हमें। और बाकी 3-4 क्वेश्चन वो लोग ऐसे प्रॉपर रखते हैं आजकल जो 11 से हो, ठीक है ना। तो वो इसमें भी यहाँ पर भी हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक एवरेज बच्चा इसमें 10 to 13 के बीच कर सकता है। अगर एवरेज ठीक ठाक पढ़ाई की है तो 10 से 13 के बीच में वो कर सकता है। थोड़ा सा बेहतर है तो 15 तक जा सकता है, अगर थोड़ा और बेहतर है तो 17-18 तक। आउट ऑफ बहुत मुश्किल है इसमें लाना, क्योंकि जो 11th वाले क्वेश्चन है तो 10th का बच्चा मुश्किल ही है कि वो 11th का उसने पढ़ रखी है वो चीज़ें। ठीक है, देखते हैं इसको। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही हलवा हैं, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था, 51 से शुरू होता है ये। तो पहला क्वेश्चन था, द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। कह रहा है जो पानी जो पीने के काम आता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लैक वाटर, ऑप्शन ए है ब्लैक वाटर, ऑप्शन बी है हॉट वाटर, ऑप्शन सी है पोर्टेबल वाटर और ऑप्शन डी है सीवेज वाटर। देखो इसका केमिस्ट्री से कोई डायरेक्ट लेना देना मैं तो नहीं मानता, कोई केमिस्ट्री से क्या लेना देना है इसका। भाई पीने वाले पानी को क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक वाटर तो हो ही नहीं सकता, हॉट वाटर भी मुश्किल है। हॉट वाटर मतलब ठीक है, लेकिन पीने वाले पानी को हम हॉट वाटर तो नहीं कहते ना, तो पोर्टेबल वाटर ही सबसे सही ऑप्शन है इसका। तो 51 का आंसर 3 होना चाहिए। यहाँ पर एबीसी में नहीं दिया है, 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए हैं, तो हम उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है ना। तो 51 का आंसर है तीसरा, पोर्टेबल वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। इलेक्ट्रॉन का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 1/x, ठीक है ना। थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन, 1/x टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1/x टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास है जो हाइड्रोजन एटम के 1/x टाइम है, ठीक है। हाइड्रोजन से इतना हल्का है, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या है। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन है। जब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। पढ़ा है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी कि ना के बराबर। ऐसा ही होता है। तो बस यही खेल है यहाँ पर। और ये भी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के, मान के चलो प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स 2000 टाइम है, यानी कि प्रोटॉन के मास से 2000 गुना हल्का है वो। तो बस वही है। और हाँ, और दूसरी बात फिर बात ही है हाइड्रोजन की। तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का वो किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन के मास को हम प्रोटॉन का मास ही मानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन के मास को हम ना के बराबर मानते हैं, नेग्लिजिबल है, बचा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास जितना है उसका 2000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो सकती है, 2000 टाइम। वैसे इसकी वैल्यू होती है 1847 अप्रॉक्स, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसको 2000 ही बोल देते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन जो दूसरा है वो है 200, ऑप्शन तीसरा दे रखा है 2000 और ऑप्शन आखिरी दे रखा है 20000। तो जाहिर सी बात है 2000, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2000। यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के मास, यानी हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन ही मानो, हाइड्रोजन के मास को प्रोटॉन ही मानो, एक तरह से प्रोटॉन का मास 2000 गुना हल्का है। तो इसका आंसर भी 52 का ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो क्वेश्चन थे, ये सीधे देखते होने वाले थे। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। इसकी आंसर की मान के चलो 12 से 13 मिनट में, लगभग 14-15 मिनट में बन गई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल भी हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक बच्चे को इसको करने में कम से कम 25 से 30 मिनट जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो 25 मिनट तक उसके आराम से जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर है। जो आप लोगों ने मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ा है उसको थोड़ा सा और पर लेवल पे जाओगे, क्योंकि 10 तक में जो आईसीएसई बोर्ड को हटा दो तो किसी भी बोर्ड में, ना सीबीएसई में ना स्टेट में, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन करवाया जाता है फाउंडेशन लेवल पे आपको। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन मास, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन मास व्हेन NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, अप्रोक्सीमेट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3 इज 84। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट विल बी द
परसेंटेज लॉस इन मास। ठीक, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि परसेंटेज लॉस कितना होने वाला है, और दिया है यहाँ पर, क्या दिया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया है, NaHCO3 को हीट किया गया है। हीट के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ों के मास दे रखे हैं आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास दे रखा है, हालांकि ये देने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को निकालना आता है ये, लेकिन फिर भी ठीक है चलो। और Na2CO3 दे रखा है 106। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो आपको जब सॉल्वे मेथड समझाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाना है और सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाना है। तो सोडियम या पोटेशियम किसी के भी बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो रिएक्शन फिलहाल बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 2 सोडियम हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन वहां पे भी 2 है, कार्बन भी 2 है, और ऑक्सीजन टोटल 6 है, तो 3 4 और 2 6 हो गया। सबसे पहला काम रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। कह रहा है कि परसेंटेज लॉस कितनी आएगी, तो देखो समझा जरा, क्वेश्चन ट्रिकी है, समझना क्या बोलना चाह रहा है। जब इसको गर्म करेंगे तो परसेंटेज लॉस क्या होने वाला है, देखो जब तुम इसको गर्म करोगे तो इसके अंदर से CO2 तो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और वाटर भी है वो भी वेपर के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हो। समझ में आ रही बात। वैसे इस क्वेश्चन का जो रियल वो है, तो यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, आई थिंक ये 300 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि इसको डिकम्पोज करने के लिए ठीक ठाक टेम्परेचर, क्योंकि 30 डिग्री तो रूम का ही टेम्परेचर है, तो 300 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लियर है कि ये डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होकर यही बनेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जब गर्म किया तो ये सब चीजें उसमें बन गई, तो क्या है परसेंटेज लॉस क्या है। तो देखो इन दोनों के मास भी दे रखे हैं यहाँ पे अलग अलग। अब एक बात समझना, इसको गर्म करने के बाद ये चीजें जो जितनी जितना इसका मास होगा वही इसकी मास परसेंटेज वही लॉस होगा, क्योंकि भाई इसको गर्म करने के बाद ये चीज सॉलिड फॉर्म में बचेगी, ये दोनों के दोनों एक वेपर के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, यही खेल है। तो ठीक है, अब देखो इसका मास कितना है 84, इसका मास 84, और रिएक्शन के हिसाब से 2 इंटू 84। ठीक है, ये यहाँ पर बनी है, इसका मास होता है 106, H2O का मास होता है 18, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44। क्लियर। अब देखो समझना, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल 168। तो यानी कि 168 ग्राम मान के चलो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जिसमें हमारी लगभग ये सारी चीजें इस तरह से बनी है। क्लियर। अब इसमें से 106 तो बचेगा एंड में, मतलब जो बचेगा हीट करने के बाद, और जितना भी ये चीज है ये सारा का सारा मास ये लॉस है, ये गैस के फॉर्म में ये सारी की सारी चीजें वेपर या गैस के फॉर्म में ये चीजें यहाँ से निकली है, तो वो हुआ है लॉस। तो 18 प्लस 60, 18 प्लस 44 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। 62। ठीक है, तो अब एक बात समझना, आगे सिर्फ परसेंटेज वाला खेल है, कुछ नहीं है। 168 टोटल अमाउंट है। क्लियर। 62 का लॉस हुआ है, तो बस यही निकालना है कि 62 168 का कितना परसेंटेज है, और इस परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब इसको कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो इसकी वैल्यू फाइनली आएगी, ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 37%, और ऑप्शन डी है 40%। उसको कैलकुलेशन करोगे तो लगभग इसका 37% के आसपास आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 53 का आंसर भी बैठ रहा है हमारा तीसरा, यानी कि सी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसने सिर्फ CBSE या 10th तक पढ़ रखा है, केवल उतनी चीजें पढ़ी है, फाउंडेशन नहीं पढ़ा है, उसके लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है ना, वो शायद ही इसको कर पाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 54। ये आसान क्वेश्चन था, ये हर बच्चा कर सकता है इसको। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। पेयर दे रखे हैं, लिख लेता हूँ सारा। SO3 और CO2, बी दे रखा है Al2O3 और ZNO, सी दे रखा है Na2O और MgO, और डी दे रखा है Al2O3 और CO2। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पूछा क्या है एम्फोटेरिक। तो देखो जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ते हो या पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, तो दोनों में एक चीज होती है कि आपको समझाया जाता है कि आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जनरली होते हैं बेसिक नेचर के। ठीक है, ये चीज हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक तीसरी चीज भी होती है, वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, वो एम्फोटेरिक मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल जैसे मिलनी है हमारे एल्यूमिनियम और जिंक।
ये दो हमारे मेन एम्फोटेरिक मेटल हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे, यानी कि वो दोनों नेचर के होंगे, और यही बात कहलाती है एम्फोटेरिक। तो पूछ रहा है एम्फोटेरिक कौन है, तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यही पेयर है, यही आंसर है। तो 54 का ऑप्शन आंसर है 54 का बी, यानी कि सेकंड। क्लियर। तो ये सीधे देखते होने वाला क्वेश्चन था। देखो ये ऐसे ही होता है, शुरू के दो क्वेश्चन आसान थे, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ दे दिया, ठीक है, जिसमें कोई फंस गया तो फंस गया, और उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर इजी दे दिया। तो यही मैं बोलता हूँ हमेशा कि पेपर में करने वाले 14 to 15 जो क्वेश्चन मेन मेन होते हैं पहले वो कर लो, उसको वो नहीं छूटने चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी है, ये भी 11th का ही क्वेश्चन है प्रॉपर देखा जाए, ये भी 10 तक कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि 10 तक जो केमिकल बॉन्डिंग आप थोड़ी बहुत पढ़ते भी हो तो उसमें आप आयनिक और कोवेलेंट पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 10 तक कहीं भी देखने को ऐसे नहीं मिलती। आईसीएसई बोर्ड में भी है लेकिन बहुत जरा सा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड, कह रहा है इनमें से किसमें मैक्सिमम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो सीधे ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऑप्शन ए है ब्लू विट्रॉल यानी CuSO4.5H2O। ऑप्शन सेकंड है हमारा NaClO4 यानी कि पोटेशियम परक्लोरेट, और तीसरा है हमारा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ऑप्शन फोर है हमारा NH3 बोले तो अमोनिया। कह रहा है किसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे हैं कितने टाइप के। तो मेनली 10 तक दो ही होते हैं, कोऑर्डिनेट सॉरी कोवेलेंट और आयनिक, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात क्लास 10 तक तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा है तो जाहिर सी बात है कि इतना तो पेच होगा इसमें कि वो तीसरे बॉन्ड को भी जोड़ने वाला है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखो ये जो तीसरा चौथा ऑप्शन है ये तुरंत हट जाता है, क्योंकि ये दो नॉन मेटल्स के बीच बना है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखती जिससे कि कुछ भी अलग लगे, तो ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बिकॉज इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड कहां पर होंगे, यानी कि तीनों के तीनों कहां मिल सकते हैं, ये ऐसा ही क्वेश्चन में ट्रिक है। NaClO4 के अंदर हमारा होता है आयनिक प्लस कोवेलेंट, ठीक। अच्छा ये हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ती है जो 11th में ही है प्रॉपर, लेकिन प्री फाउंडेशन में उसको पढ़ते हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चौथा है इसके अंदर आपको मिलेगा आयनिक भी, क्योंकि देखो मेटल और नॉन मेटल भी हैं, कोवेलेंट भी, और जब इसके स्ट्रक्चर को आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, यानी कि आंसर होना चाहिए ये। तो मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड पहले वाले मॉलिक्यूल में है, क्योंकि इसके अंदर तीनों बॉन्ड है, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, और बाकी ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, यानी कि 55 का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी 1। क्लियर। 56। क्लियर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 सीधा क्वेश्चन है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग से ही आया है। केमिकल बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आते हैं शाह एंट्रेंस में, ये बात आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, पिछले पेपर में भी थे, यहाँ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, आयरन इज हार्डर देन सोडियम। आपको पता है आयरन और सोडियम दोनों मेटल हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस हैं। आपको पता होगा कि आयरन काफी सॉलिड मेटल है और सोडियम उतना सॉलिड नहीं है, चीज जैसा होता है, काफी टाइट चीज जैसा, ठीक है। तो कह रहा है आयरन इज हार्डर देन सोडियम बिकॉज, अब ऑप्शन क्या है, आयरन एटम्स आर स्मॉलर, ये गलत है, आयरन के एटम का साइज बल्कि बड़ा ही होता होगा सोडियम से, तीसरे पीरियड में है, चौथे पीरियड में, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता। लेकिन सेकंड है आयरन एटम्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, ये ऑप्शन हो सकता है, इस बारे में हम सोच सकते हैं एक बार को कि शायद आयरन के जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक हैं। तो काफी सारे बच्चों ने शायद ये लगाया होगा, क्योंकि 10 तक आप जितना पढ़ते हो उसमें किसी भी चीज के सॉलिड होने के रीजन यही समझाए जाते हैं, तो 10 तक ऐसा हो सकता है कि लोगों ने सेकंड ऑप्शन लगा दिया हो। तीसरा है मेटलिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, मेटलिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन सोडियम। कह रहा है कि सोडियम में मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ज्यादा हार्ड है, तो ये तो नहीं हो सकता कि सोडियम में ज्यादा मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और ऑप्शन फोर कह रहा है मेटलिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन आयरन, तो बिल्कुल यही इसका आंसर है। आयरन में जो मेटलिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या है, अभी तक तो हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और आयनिक की बात कर रहे थे, तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी देखो केमिकल बॉन्डिंग से ही पूछा हुआ है। तो उसके अंदर आयरन के अंदर मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो ज्यादा सॉलिड ज्यादा हार्ड बनता है, ठीक है ना। और सोडियम में वो बात नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए 56 का, ऑप्शन शुड बी आंसर होगा इसका 4। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन है 57, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन नहीं था, ये टाइम आपका खराब करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। तो देखो क्या है, इस बार ये बात घोषणा पहले ही हो गई थी कि गैसियस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, और गैसियस लॉ पढ़ा भी था सबने।
तो गैसियस लॉ में हम लोग एक पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, जैसे पिछले वाले उसमें बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद थी कि इस बार शायद चार्ल्स लॉ पे आए, लेकिन नहीं आया। इन लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन दे दिया है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये होगा कि मान के चलो इनमें से कुछ, ये टोटल 6 चीजें हैं, उसमें से 5 दी होंगी और छठी कोई चीज पूछी होगी। तो क्वेश्चन क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। शुरुआती चीजें दे दी हैं इन लोगों ने। आगे पूछा है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। इस तरह से कुछ चेंज किया। तो देखो, सबसे पहला टेम्परेचर दे रखा है T1 दिया है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि गैसियस लॉ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में करना पड़ेगा, तो इसको केल्विन में चेंज करोगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। सबसे पहला काम तो ये करेंगे। इसके बाद क्या रखा है, गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है यानी कि V1, V1 दिया है शुरुआती 600 ml, और इसके बाद P1 दिया है, प्रेशर भी दिया है 760 mm मर्क्यूरी। क्लियर, ये हो गई शुरुआती इनिशियल डेटा। इसके बाद कुछ चेंज किया गया है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, यानी कि क्वेश्चन में P2 पूछा गया है, बाद में पूछ रहा है कि बाद में प्रेशर क्या होगा। P2 पूछा गया है वेयर टेम्परेचर, और नया टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री इसको भी केल्विन में चेंज करो, यानी कि हो जाएगा 283 केल्विन, एंड वॉल्यूम, और नया वॉल्यूम जो दे रखा है V2, जो नया वॉल्यूम दिया है वो हमारा दिया है 640 ml। मैंने कहा था कि 6 में से कोई 5 चीजें देगा और कोई छठी चीज जो होगी वही पूछेगा। तो देखो 3 तो 5 चीजें दी हैं, P2 पूछा हुआ है, सीधे अप्लाई करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारा P1 है 760 इंटू V1 है हमारा 600 अपॉन T1 है हमारा 298 इक्वल टू P2 V2 दे रखा है। P2 हमसे पूछा है क्वेश्चन में, और V2 है हमारा 640, और T2 हमने हमारा है 283। अब क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करने में, तो इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने वाला था। अब इतने बड़े एक नंबर के लिए इतना लंबी कैलकुलेशन करना मुझे तो समझदारी नहीं लगती, लेकिन जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 676, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आएगी 676 mmHg, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर शुड बी 3। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 58, जो कि पूरी तरह से डाउटफुल है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी बोनस। अब बाकी देखो क्या होता है, मानते हैं नहीं मानते हैं। 58 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ, में से किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑप्शन क्या है देखो जरा। 1 कह रहा है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, दूसरा है 1 ग्राम ऑफ O2, तीसरा है 1 ग्राम ऑफ O3, चौथा क्या रखा है 2 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या है कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे हैं। देखो लास्ट वाले ऑप्शन में तो ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 2 ग्राम वाटर दे रखा है। 2 ग्राम वाटर का मतलब हो गया कि यानी कि आपको पता है कि 18 ग्राम H2O में 1 मोल होता है, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नंबर काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। हमको डाउट इन तीनों में होना चाहिए, हम इन तीनों में देखेंगे कि इन तीनों में क्या हो सकता है। तो आप 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम लो या 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस लो या बोलो, देखो समझो, ऑक्सीजन एटम भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और जो ओजोन है वो उसमें भी 3 ऑक्सीजन है, तो कुल मिला के हैं तो ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन वाले ही। तो इन तीनों में ही बराबर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। काफी लोगों को ऑप्शन ये दिखेगा क्योंकि O3 है तो लोगों को लगेगा शायद 3 है ऑक्सीजन तो शायद ज्यादा होंगे, लेकिन मास तो सेम ही है ना, मास तो सेम है।
कभी ये भी लग सकता है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, पहला वाला ऑप्शन भी लग सकता है। अब ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि लगेगा कि चलो ठीक है ऑक्सीजन एटम है तो मास तो सबके बराबर हैं, तो यहाँ एक में एक एटम है तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। असल में इन तीनों में ही नंबर इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? ये तीनों में ही ऑक्सीजन नंबर सेम होगा और इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से डी एक ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होना चाहिए था उसमें ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, इन तीनों का। ठीक है, सो आई थिंक तो कुछ ऐसा ही है इसमें। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि इन तीनों में से एक ऑप्शन जो डी होना चाहिए था वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, यानी कि ये तीनों होने चाहिए थे आई थिंक। ठीक, बाकी तो इसका आंसर अभी रिजर्व रखा जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 58 स्टार लगा देते हैं। एक काम करना, एक बार अलग से निकाल के देख लेना, ये मतलब कर सकते हो। 2 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और बाकियों में तो खैर इक्वल है। 2 ग्राम एटम में निकाल के देखना और 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इन दोनों को अलग अलग निकाल के देखना, एक बार देख लेना, शायद वो चौथा ऑप्शन बैठ जाए। अदरवाइज डी ऑप्शन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों में बराबर ही है। क्लियर, तो इस पे नहीं पढ़ेंगे। 59 द एसिड यूज फॉर वॉशिंग आई, एसिड एंड बेस से क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि जो आई वॉशिंग के लिए जो एसिड यूज करते हैं वो कौन सा एसिड है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, देखो ऑप्शन ए है बोरिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो बोरिक एसिड ही यूज होता है। पता है हमको कि जो आई वॉश करने के लिए जो केमिकल्स आते हैं उसके अंदर बोरिक एसिड ही मेन होता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो 59 का आंसर सीधे लिखेंगे, आंसर शुड बी ए। ओके, ये सीधे क्वेश्चन था। इसके बाद 60 क्वेश्चन काफी इजी पूछा है, लेकिन इसमें भी लोग चौंक गए होंगे शायद कुछ। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला है हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3 COOH, ऑप्शन बी दे रखा है क्लोरोफॉर्म यानी कि CH Cl3, और ऑप्शन तीसरा दे रखा है एथेनॉल, और ऑप्शन डी दे रखा है मीथेन CH4। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर कोई चीज मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना, जहां पर कोई चीज मेल्ट हो जाए। तो लोवेस्ट में यानी कि जितना कम होगा जितना ज्यादा कम होगा। तो देखो एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 17 से 18 के आसपास होता है। पहले ही नजर में लगा कि ऑप्शन ये हो सकता था, ठीक है ना, 17 से 18 के आसपास होता है और ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है 17 डिग्री के नीचे, और ठंड के दिनों में इसको ग्लेशियल ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सब पढ़ रखा है हमने। ये लिक्विड ये रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड है, और एथेनॉल भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो हमें पता है ये तीनों की तीनों चीजें रूम टेम्परेचर पे होती हैं लिक्विड। ठीक, तो कहीं उसके नीचे ही मेल्ट हुई होंगी, ऐसा ही होगा कहीं भाई, कहीं उसके नीचे ही ये मेल्ट होती होंगी। लेकिन मेथेन को आपको पता है कि ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस। तो जो चीज ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस है तो कहीं ना कहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लोअर होगा। अगर मेथेन का मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो -200 के आसपास आएगा, माइनस में, ठीक है। और बाकी इन सब का भी इसका नहीं, बाकी इन लोगों का भी माइनस में ही आएगा, इसका क्या बोलते हैं इथेनॉल का भी। लेकिन मेथेन क्योंकि ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या है कि किसी को भी मेल्टिंग पॉइंट सब पे याद नहीं रहते, ठीक है ना, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, कोई मेल्टिंग पॉइंट सब पे याद नहीं रख सकता, और याद रखना कोई समझदारी वाली बात भी नहीं है। याद कर लो अलग बात है, लेकिन इतनी चीजें याद नहीं हो सकती किसी को, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे यही समझने वाली बात थी कि ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैस है तो इसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो हो सकता है, ठीक है। गैस को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो काफी कम टेम्परेचर पे जाके तब जाके ये कहीं मेल्ट होगी। तो 60 क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होना चाहिए डी मेथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, के बाद 61 केमिकल बॉन्डिंग, फिर से 11 का क्वेश्चन है। इन NaCl आयनिक सॉलिड ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी क्लोरीन। कह रहा है कि NaCl में जितने भी Na प्लस हैं, आपको पता है NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होंगे, Na प्लस हैं, कितने Cl माइनस से सराउंडेड है NaCl के मॉलिक्यूल में। तो इसके लिए भी केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो फिलहाल अब इसको समझने का कोई तुक बनता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना, लेकिन अभी 10th वालों को ये क्वेश्चन बड़े लगेंगे क्योंकि उन लोगों ने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो आंसर है इसका 6, ठीक है ना।
NaCl में हर सोडियम आयन 6 क्लोरीन नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है। तो इसका सीधा आंसर लिख देता हूं मैं, 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। क्लियर? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी जिनका ना हो पाया हो या गलत हो गया हो तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि ये थोड़ा आपके लेवल के बाहर का क्वेश्चन है। 11 का क्वेश्चन प्रॉपर आ जाएगा तो 10th के बच्चे मुश्किल ही है उसको कर पाए, जिन्होंने ज्यादा ना पढ़ रखा हो चीजें। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है कि अमंग Na2O, MgO, Al2O3, P2O5, Cl2O7। चलो देखो, दे रखा है इसमें ABC करके दे रखे हैं। ए दे रखा है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, बी दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी दे रखा है Al2O3, डी दे रखा है P2O5 और ABCDE, और ई दे रखा है Cl2O7। ठीक है? वो क्वेश्चन पूछा है इसमें सबसे मोस्ट बेसिक एसिडिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है? तो देखो, खुद समझो। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटलिक ऑक्साइड। जो जितना शानदार मेटल होगा, जो जिसके अंदर जितनी ज्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी होंगी, उसका जो बेस भी होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेटल ये है, मेटल ये है, ठीक है ना? ये दो ही मेटल हैं और तीसरा मेटल ये है। और आपको पता है कि तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेटल कौन सा है? हमारा सोडियम ऑक्साइड। यानी कि जो पहला होगा तो पहला ऑप्शन तो इसमें ए आएगा। क्लियर? अगला बोल रखा है मोस्ट एसिडिक। एसिडिक के लिए क्या होता है? जितना ज्यादा नॉन मेटलिक होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना नॉन मेटलिक। नॉन मेटल में हमारे पास फास्फोरस और क्लोरीन है, ये दो नॉन मेटल हैं। अब इन दो में क्या हो सकता है? फास्फोरस भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ा है, वो क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, तो आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन की नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी फास्फोरस से ज्यादा है, ठीक ठाक ज्यादा है, राइट में पड़ता है उसके। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन होना चाहिए ई। और तीसरा कह रहा है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के ऊपर क्वेश्चन अभी भी पढ़ा है हमने। एम्फोटेरिक क्या हो सकता है? ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों है। तो इसका ऑप्शन एक ही हो सकता है, Al2O3, यानी कि जिंक ऑक्साइड या Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका है ऑप्शन सी। तो यानी कि AEC अगर ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62 का तीसरा, उसमें लिखा है AEC। तो यही इसके आंसर होंगे। मोस्ट बेसिक ये है, मोस्ट एसिडिक ये है, और मोस्ट एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक तो वही है, एक ही है। क्लियर? ठीक। तो 62 क्वेश्चन तक हो गए हैं, 8 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बताता हूँ कि एक इक्वेशन है कि कॉपर की रिएक्शन आप उससे कराओ, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से या फिर डाइल्यूट से, तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, इसको ब्राउन गैस कहते हैं। ठीक है? और लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भी ब्राउन गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। तो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, शाहू में भी क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं और NTSC में भी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन रिलीज ब्राउन कलर गैस। देखो, लेड नाइट्रेट पहले क्या है ये समझो। लेड नाइट्रेट होता ही है, इसका डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो इसमें बनेगा लेड ऑक्साइड, और इसमें बनेगा NO2, और इसमें बनेगा ऑक्सीजन। ठीक है? इतनी चीजें बनेंगी। तो कह रहा है कि जब इसको, तो ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। ठीक है? जब इसको गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। कभी भी 10 तक के क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई ब्राउन कलर वाला कोई फ्यूम आ रही है, कोई गैस आ रही है, समझ जाना वो NO2 की बात कर रहा है। यही हमारी ब्राउन गैस होती है। ठीक है? तो आगे पूछा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम, वो ब्राउन कलर की फ्यूम जो निकली, गैस निकली, उसका केमिकल फॉर्मूला तो क्या है? ऑप्शन दे रखा है NO2, दूसरा है NO, तीसरा है N2O और चौथा है N2O5। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ पर वो इतने क्लोज ऑप्शन देंगे कि आपको एग्जैक्ट पता होगा। आपको पता है कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 63 का जो पहला ऑप्शन है, NO2, वही आंसर होना चाहिए। ठीक है? ब्राउन गैस। तो ये क्वेश्चन करने लायक था, सभी के सब इसको कर सकते थे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 मेटलर्जी से आया है, और स्टेट बोर्ड वाले आराम से कर सकते थे इसको, CBSE वाले भी कर सकते थे। कह रहा है व्हेन बॉक्साइट इज हीटेड विद NaOH। देखो, बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2H2। आपको पता है, आप अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी है तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में ही आता है। ये बॉक्साइट है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं। ये इसका लीचिंग मेथड है। ठीक है ना? लीचिंग मेथड, उसका कॉन्सेंट्रेशन का लीचिंग मेथड होता है। तो यहाँ पर हमारा बनता है NaAlO2। ठीक है? मेन चीज हमारी बनती है NaLO2 प्लस वाटर।
तो जो NaAlO2 है इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है जब व्हेन बॉक्साइट इज हीटेड विद NaOH द वाटर सॉल्युबल, तो इसमें वाटर सॉल्युबल कंपाउंड कौन सा है? तो देखो इसके अंदर सोडियम है, वाटर सॉल्युबल यही हो सकता है। तो ऑप्शन ए ही है NaAlO2, यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर 1। और आगे के ऑप्शन दे रखे हैं Na2AlO3 गलत है, AlOH का होल थ्राइस ये तो सॉल्युबल ही नहीं है, Al2O3 ये भी सॉल्युबल नहीं है। तो एक ही कंपाउंड चारों में से है कि जिसमें क्या बोलते हैं, दो ऊपर के कंपाउंड है जिसमें सोडियम है। आपको पता है कि सोडियम का हर कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में। तो पहला वाला ऑप्शन भी है, दूसरा वाला ऑप्शन भी है, लेकिन आपने जो पढ़ा है, जो ये रिएक्शन पढ़ी है मेटलर्जी में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो कंपाउंड है जो वहां पे एक्चुअली में फॉर्म होता है। ठीक है ना? ऑप्शन बी वाला है वो वाटर सॉल्युबल तो है, लेकिन वो आंसर नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है अ स्टूडेंट टेक्स 2 ml ऑफ एथेनोइक एसिड, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी लिया हो, 2 ml ऑफ एथेनोइक एसिड यानी कि एसिडिक एसिड ही होता है ये। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? CH3COOH in a dry test tube and adds a pinch of sodium carbonate. What will observe? क्या ऑब्जर्व करेगा? तो समझो, ले रखा है एसिडिक एसिड और साथ में मिला दिया इसमें सोडियम कार्बोनेट। आपने एसिड बेस में पढ़ा, ये क्वेश्चन भी एसिड बेस से आया है कि जब भी कोई एसिड, वैसे ये क्वेश्चन वहां से भी है जो कार्बन वाला चैप्टर है, क्योंकि वहां पर भी ये रिएक्शन दे रखी है। तो एसिडिक एसिड की रिएक्शन जब किसी मेटल कार्बोनेट, यानी कि एसिड की रिएक्शन जब भी किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट से होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बनता है सॉल्ट, जो कि बनेगा यहाँ पर हमारा CH3COO Na+, और बनेगा हमारा यहाँ पर वाटर, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ बहुत तेजी से निकलती है, सिक बबल्स वगैरह उसमें बनते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है ये पूछ रहा है, व्हाट विल ऑब्जर्व। ऑप्शन ए कह रहा है अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ऑप्शन ए में कह रहा है एक कलरलेस, CO2 कलरलेस होती है और ओडरलेस भी होती है, इसका ओडर भी नहीं होता, ब्रिस्क एफरवेसेंस का। तो ये ऑप्शन सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, कह रहा है कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इवॉल्व व्हिच बर्न्स विद पॉप साउंड। एक्चुअली में ये यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहा है, लेकिन हमें पता है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं बनता, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलती तो नहीं है, बल्कि वो तो और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आती है। ठीक है, अगला कह रहा है ब्राउन कलर गैस, बिल्कुल गलत, क्योंकि CO2 ब्राउन कलर गैस नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। और चौथा कह रहा है ब्राउन कलर गैस विद फाउल स्मेल इवॉल्व व्हिच बर्न्स विद पॉप साउंड, यानी कि इसने यहाँ पर ब्राउन कलर भी जोड़ दिया है, पॉप साउंड भी जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया उसने, एकदम खिचड़ी बना दी है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल इसका गलत है। सही आंसर है इसका पहला, यानी कि कलरलेस और ओडरलेस गैस निकलेगी विच इज CO2 एक्चुअली। तो हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर वही आंसर है इसका, 65 का आंसर शुड बी 1। क्लियर? ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, हर बच्चे के करने लायक था। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 13 to 14 ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग सब कर सकते थे। ठीक है, और ये कार्बन वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का जो पहला ही दिन होता है जहां पर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म ए चेन। कह रहा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर एलिमेंट आपस में कंबाइन करके चेन बनाते हैं, और आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी कार्बन में ही पाई जाती है, इसलिए कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस यही पूछा था, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के बीच जो बॉन्डिंग होती है और लंबी लंबी चेन बनती है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पहला है आइसोमेरिज्म, गलत है। दूसरा है पॉलीमराइजेशन, गलत है। तीसरा है डिहाइड्रेशन, बिल्कुल गलत है। और चौथा है कैटिनेशन। आपको पता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इट मींस एक एलिमेंट होता है जो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाता है, और क्योंकि बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है ये चेन टूटती भी नहीं है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही एलिमेंट में है, या तो कार्बन में या सिलिकॉन में, लेकिन सिलिकॉन में बहुत ज्यादा नहीं है, 8 सिलिकॉन से ज्यादा की चेन नहीं बन पाती, फिर वो टूटने लग जाती है। तो सही आंसर है कैटिनेशन। तो 64 का आंसर शुड बी 4। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 67। मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर। कह रहा है होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं, होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं, होमोलॉगस आप समझते हो ना, सेम जनरल फॉर्मूला और सेम केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक अपग्रेडेशन होगा इसी तरह का, और दो होमोलॉगस के बीच में डिफरेंस कितना होगा CH2 का, जैसे कि CH4 और C2H6, ये दोनों अल्केन सीरीज के हैं, ये दोनों आपस में होमोलॉगस हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 है। होमोलॉगस हम पढ़ते हैं काफी अच्छे से। ठीक है, तो कह रहा है सिमिलर क्या है,
ऑप्शन ए है केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। ऑप्शन बी है फिजिकल प्रॉपर्टी, गलत, फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर वेट, कभी भी दो होमोलॉगस का मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं हो सकता। CH4 का 16 है, इसका कुछ अलग आएगा, कैसे हो सकता है भाई? होमोलॉगस दो अलग कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कैसे हो सकता है सेम? ठीक है, मतलब CH2 का डिफरेंस है ना, तो कैसे हो जाएगा? और ऑप्शन डी कह रहा है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग ही होगा, देखो ये CH4 है, ये C2H6 है, बिल्कुल मतलब नहीं बनता। तो जनरली होमोलॉगस की केमिकल प्रॉपर्टी ही सेम होती है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो 67 का आंसर शुड बी 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सबके करने लायक था, आसान क्वेश्चन था। इसमें कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, तो मैं लिख देता हूँ इधर ABCD, इस तरह से कुछ बना रखा है। हम सीधा मैच करेंगे, उसके बाद आंसर जो होगा वो बताया जाएगा। इसमें दे रखा है यहाँ पर कुकिंग गैस, डी में दे रखा है यहाँ पे शुगर, सी में दे रखा है यहाँ पर कैम्फोर, और डी में दे रखा है बेंजीन। और यहाँ पर सामने आप लोगों को इसके फॉर्मूले वगैरह लिखे गए हैं। C12H22O11, दूसरे में दे रखा है C10H, दिख नहीं रहा यहाँ पे सही से, इसमें प्रिंटिंग कुछ सही नहीं आई है, आई थिंक ये 10 ही होगा, या जो भी है चलो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि कैम्फोर के फॉर्मूले में ही यहाँ पर लोग अटकेंगे, बाकी 3 फॉर्मूले लोगों को पता होने चाहिए। तो बाकी है C3H8 प्लस C4H10। ठीक, आपको केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको बस मैच कराने हैं कि कौन सा किस्सा है। तो देखो समझो क्या क्या आपको याद होंगे। शुगर का केमिकल फॉर्मूला हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं, शुगर और ग्लूकोज का, C12H22O11, ये सबको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कुकिंग गैस इज द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यानी कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। कैम्फोर का फॉर्मूला सबको पता नहीं होता भाई, कैम्फोर का फॉर्मूला नहीं है लोगों को आइडिया हो, जरूरत नहीं है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 4 में से 3 करेक्ट कर लिए तो चौथा अपने आप हो जाएगा। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C6H6। ये 3 फॉर्मूले हैं जो सबको पता होते हैं। अब चौथा क्या बच रहा है? यही आएगा, और क्या ऑप्शन हो सकता है? तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ए का चौथा, बी फर्स्ट, सी सेकेंड, और डी थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन है 68 का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। 68 आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है यहाँ पे। इसके बाद अगला है 69। फिर से यहाँ पर पिछले पेपर में भी जो एक गड़बड़ी हुई थी वो फिर से यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वेश्चन है हायर होमोलॉगस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, ये कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेम है मेथेनॉल। कह रहा है हायर होमोलॉगस ऑफ मिथाइल अल्कोहल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक या तो चाहिए हमको KMnO4, या हमको चाहिए K2Cr2O7। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, और आपको पता है कि जब अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बनाता है? एसिडिक एसिड, ठीक है ना। अल्कोहल एसिडिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? हायर होमोलॉगस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। सबसे पहले इसका हायर होमोलॉगस क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो हायर होमोलॉगस निकालने के लिए, अब देखो यही यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है। क्वेश्चन होना चाहिए नेक्स्ट होमोलॉगस। हायर का मतलब तो भाई आप CH2 जोड़ते जाओ, इसके ऊपर के जितनी बार आप CH2 जोड़ोगे इसका हायर होमोलॉगस आपको मिलता जाएगा कायदे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए नेक्स्ट होमोलॉगस, लेकिन ठीक है, हायर का मतलब कॉमन सेंस यही है कि अगला ही पूछ रहा होगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी एक ही यहाँ पर दे रखा है, बाकी ऑप्शन भी कोई ऐसे मेल नहीं खाते इसके साथ में। तो इसका हायर होमोलॉगस के लिए CH2 जोड़ दो तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH। ठीक, C2H5OH का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है, इन दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। उसने पहले ही बोल दिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, बनने वाला कंपाउंड। तो देखो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सबसे पहले तो बनेगा C OOH, पहला काम क्लियर, सबसे पहले बनेगा C OOH। अब आगे यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो रेडिकल लगेगा CH3, यानी कि क्या बन गया? एसिडिक एसिड, CH3COOH। क्लियर, ये है इसका आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है CO2NH2, गलत है। ऑप्शन बी में दे रखा है CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड, गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है HCOOH, लेकिन 2 कार्बन अगर इधर हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें भी 2 कार्बन होने चाहिए, तो इसमें एक ही है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी दे रखा है CH3COOH, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होना चाहिए शुड बी 4। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 70।
लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इसके ऊपर पिछले वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। ये वाला क्वेश्चन इन्होंने बहुत इजी पूछ लिया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, CH4 प्लस Cl2 यहाँ पे लिया है सनलाइट, तो बताओ बना है CH3Cl प्लस HCl। कह रहा है ये एग्जाम्पल है किसका, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। देखो आपको कितनी बार पढ़ाया गया है कि अल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं। हमारे जो अल्केन होते हैं वो एक ही रिएक्शन देते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है कि नहीं है। जहां पर एक अल्केन क्लोरीन से क्लोरीनेशन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड और बनाता है HCl। ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहला है एडिशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है कंबस्शन और चौथा है रिडक्शन। तो आंसर है 70 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में डाउट है 58 में, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उसका जो ऑप्शन नंबर 4 है आप उसको एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। मैंने थोड़ा जल्दी किया है तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, समय की थोड़ी समस्या है। तो कुल मिला के ये पेपर हो गया, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन तो लगभग हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर इतना भी आप स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी 16-17 तक भी किया जा सकता था आराम से, ठीक है। सारे 20 के 20 सही हो जाए। देखो जो 11th के प्रॉपर क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ठीक कर सके। भाई जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो मुश्किल है। बहुत सारी दो तीन चीजें ऐसी हैं इसमें जो बिल्कुल ही नहीं है कि शायद किसी को आइडिया ना हो, लेकिन करने योग्य काफी कुछ था। तो जो करने योग्य है पहले उसको कीजिए, और जो नहीं हो पाया उसको छोड़ो, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर की समाप्ति होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।